हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट जो आपके अपकमिंग वीडियोस हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, वो आप बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकें। सो इन द सेगमेंट ऑफ फिजिक्स वी आर टेकिंग अ न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स आज से हम शुरू कर रहे हैं और उसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक लेंगे वो क्या है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट कि आपके मिरर से क्या होती है, आपको लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन होती है। तो ये रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है वो है क्या? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। इसमें क्या होता है कि आपकी जो लाइट है वो स्पेसिफिकली एक ही मीडियम के अंदर रहती है, उसमें मीडियम चेंज नहीं होता, अनलाइक इन रिफ्रैक्शन। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन होगी वो एक ही मीडियम के अंदर होगी। इसमें सिर्फ क्या होता है कि आपकी लाइट किसी पर्टिकुलर प्लेस को स्ट्राइक करके वापस आती है। ठीक है, वो कहीं भी स्ट्राइक कर सकती है, कोई भी। लेकिन जो रिफ्लेक्शन है डोमिनेटली कहाँ होती है? जहाँ जो सरफेस होते हैं वो प्लेन सरफेस होते हैं। बाकी जगह नाम मात्र ही आपकी रिफ्लेक्शन होती है, जो रफ सरफेसेस होते हैं। तो कोई भी प्लेन वॉल है आपका, प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस है, तो वहाँ क्या होगी? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग दैट सरफेस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन से जुड़े हमारे पास दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ कहते हैं कि अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक प्लेन सरफेस है ना, इट मे बी अ मिरर, अ वॉल और एनी अदर प्लेन सरफेस ऑन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। मान लीजिए आपकी कोई भी लाइट आ रही है, ट्रेवल कर रही है यहाँ से, तो इस लाइट को मैं क्या बोलूंगी? इंसिडेंट लाइट, जो कि इस प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हुई और टकराने के बाद इस सरफेस से बाय सम एंगल वो क्या कर जाएगी? अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, या हम कहेंगे स्पेसिफिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक। तो ये जो आपकी होती है ये क्या होती है? इंसिडेंट रे। ठीक। ये इंसिडेंट लाइट है, और जो ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस वापस आती है आपको बाय सम रिफ्लेक्ट बाय सम एंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आपको पता होना चाहिए इसी के बेस पे, क्योंकि अब हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? आपके दो लॉ एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट, जब अभी आपका रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, ठीक है, तो उसमें जो इंसिडेंट रे होती है आपकी, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब नॉर्मल क्या होता है? ये आपका सरफेस है, ये आपकी मान लीजिए क्या होगी? इंसिडेंट रे, और ये क्या होगी? ये रिफ्लेक्टेड रे। एक ही मीडियम में है, मीडियम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ है? आपकी जो लाइट है स्ट्राइक होने के बाद सरफेस पे उसका पाथ चेंज हो गया, डेविएशन ऑफ पाथ आ गई है, जिसे आपने क्या कह दिया? रिफ्लेक्शन। और इनके बीच में एक क्या होता है? नॉर्मल होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक, जो हमने इमेजिनरी लाइन टाइप्स होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ के अनुसार ये तीनों की तीनों जो सी लाइंस होती हैं आपकी, जो रेज होती हैं, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल थ्री रेज लाइज इन द सेम प्लेन। इनमें प्लेन चेंज नहीं होता, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। ठीक। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? आपको पता है कि जो आपकी लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है, इनिशियली जो आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हो किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर, या मिरर लगा लीजिए मोर स्पेसिफिकली, आपने जो लाइट मिरर के ऊपर स्ट्राइक की वो किसी एंगल पे स्ट्राइक की है ना, दैट इज इट इज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ एंगल विद द नॉर्मल। So that angle is known as the angle of reflection, sorry, angle of incidence. And after being on striking with the smooth surface, this light get reflected by some angle, and that angle is known as the angle of reflection. That is, it is represented by R. तो उन्होंने कहा कि जब भी आपकी ये रिफ्लेक्शन होती है तो जो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जितनी वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की होगी, आई की होगी, उतनी ही जो वैल्यू है वो आर की होगी। दैट इज, अगर आपका आई लेट से 30 डिग्री है तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है वो भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये तो क्या था कि आपका एक रिव्यू था कि हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, अब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि सेम मीडियम के अंदर है कि आपकी जस्ट लाइट क्या करती है, किसी भी ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करके जब वापस आती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं उस फिनोमिना को। और जो लाइट आती है हमें मिलती है ऑन रिफ्लेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने यहाँ ड्रामेटिकल फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ शो किया है। व्हाट इज दिस? कि ये आपका क्या है? कोई भी प्लेन सरफेस है, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
इस पॉइंट पर आकर के ए ओ क्या है, आपकी इंसिडेंट रे है दैट इज स्ट्राइकिंग द प्लेन सरफेस एट पॉइंट ओ, एंड आफ्टर मतलब एक्सपीरियंसिंग द रिफ्लेक्शन इट गेट रिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल r and will have the reflected ray OB in some other direction where ON is the normal that is perpendicular to the surface of the mirror. ठीक, तो हमने क्या कहा था कि एंगल I must be equal to the angle R. So this is the diagrammatic representation of all the processes, or you can say reflection of light. So अब हम बात करें, अभी तक हम जो इंसिडेंट ऑफ लाइट कर रहे थे, ये जो लाइट इंसिडेंट्स हो रही थी वो एट सम एंगल हो रही थी विद द नॉर्मल, है ना। तो एंगुलर मतलब इंसिडेंट था वो कहीं ना कहीं नॉर्मल के साथ। लेकिन अगर मैं अभी बात करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जीरो कर दूँ। जीरो कैसे कर दूँ, ये वाली जो सी लाइन है उसको मैं कहाँ ले आऊँ, नॉर्मल पे ले आऊँ, यानी अलोंग द नॉर्मल ही मैं स्ट्राइक करवाऊँ आपकी लाइट को। ठीक, तो उस केस में आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आई और आर की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, जो हमारी कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उस केस के अंदर आपका जो आर है वो भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक, इसका मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी कि ऐसे मैंने अलोंग द नॉर्मल लाइट को क्या किया, फॉल कराया, विच इज फॉर विच आई इज इक्वल्स टू 0। अब आपकी जो लाइट है वो अलोंग द सेम पाथ ही रिफ्लेक्ट होगी, जस्ट टू मेक आर इक्वल्स टू 0 एज पर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो इस तरह के इंसिडेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंट्स ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक, so hence a ray of light falling normally on a mirror retrace its path on reflection, या हम इसको क्या कह सकते हैं कि लाइट ने अपने ही पाथ को दोबारा रिट्रेस किया, मतलब जिस पाथ से वो आई थी स्ट्राइक होने के लिए सरफेस के ऊपर, उसी पाथ से वो वापस चली गई। ठीक, सो दिस इज द स्पेशल केस। एंड सेकेंड वन इज इन अ प्लेन मिरर इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट। देखिए, अब बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर प्लेन मिरर जो उनसे हमारे होते हैं उनमें यही फिनोमिना चलता है आपका, जो आपको आपकी इमेज भी दिखती है मिरर के अंदर, है ना, ड्रेसिंग मिरर के अंदर, उसमें भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो उसका बैक सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है, अगर आपने कभी मिरर देखा होगा तो सिल्वर कोटिंग या कोई एक पेंट की कोटिंग उसके पीछे की जाती है, ताकि जो लाइट है वो, अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो क्या होगा, लाइट तो उसके बीच में से निकल जाएगी, ट्रेवल कर जाएगी, तो वो रिफ्लेक्शन थोड़ी रह जाएगा, उसमें तो मीडियम ही चेंज हो जाएगा, वो रिफ्रैक्शन बन जाएगा। वो हम उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हमारा है हम किस पे फोकस है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, जिसमें हम स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि आपका जो मीडियम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जो हमारा और प्लेन मिरर है उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, और उसमें किस तरह की इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक, और जो इमेज होगी वो भी आपकी क्या होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। अब इसमें कुछ जो उनसे हैं वर्ड्स आए हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे, ऑफकोर्स वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है ना, लेटरल इन्वर्जन क्या है। ठीक, आपका जो मिरर है मान लीजिए, ठीक, वहाँ आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसके आगे, तो जो इमेज बनेगी ना वो प्लेन मिरर के बिल्कुल पीछे बनेगी, और एट द सेम डिस्टेंस बनेगी। जितनी डिस्टेंस पे आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पे जो है आपको आपकी इमेज बनेगी। और इस तरह की जो इमेज होती है वो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या है, ये ऐसी इमेज होती है जिन्हें आप क्या करते हैं, स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। ठीक है, आप इन्हें रियली आप इन्हें ऑब्टेन नहीं कर सकते, स्क्रीन पे नहीं लेकर के आ सकते। इस तरह की जो इमेजेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और जितनी भी वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है। ठीक, स्ट्रेट होती है मतलब। और हमेशा जो जितनी आगे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्लेन मिरर के, रिफ्लेक्शन जब होगी उसकी जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के साथ साथ जो इमेज होगी वो भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी, बट एट द बैक ऑफ द मिरर बनेगी। ठीक, और हमेशा आप देखेंगे कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर पे वो कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो आपको जब आप कोई भी चीज़ मिरर के आगे रखते हैं तो क्या होता है, उस चीज़ की जो लेफ्ट साइड है वो मिरर में आपको राइट अपीयर होती है, और जो उसकी राइट साइड है वो आपको मिरर में क्या होती है, लेफ्ट साइड अपीयर होती है। ठीक, तो इस तरह की जो फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक, अगर आप मान लीजिए, चलो ये तो सिमेट्रिकल है, वो तो आपको ऐसा सच ही दिखेंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिमेट्रिकल नहीं है। मतलब मान लीजिए मैंने आर लिखा है और मैं इसे चाहती हूँ कि मैंने मिरर रखा आगे, और मैं चाहती हूँ कि मैं मिरर में इस चीज़ को ऑब्टेन करूँ, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, मुझे टेढ़ा दिखेगा। लेटरल इन्वर्जन हो जाता है उनका, लेटरली वो इन्वर्टेड हो जाते हैं। ठीक,
तो ये हमारी कुछ कह सकते हैं आप क्वालिटीज़ होती हैं प्लेन मिरर की। रिफ्लेक्शन के दौरान ये चीज़ें हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं, हमने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। अब रिफ्लेक्शन को ही आगे अगर हम प्रोसीड करें तो हम देखेंगे नाउ थर्ड वन इज व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन द टू मिरर्स M1 एंड M2 inclined at an angle theta, more than one image formed on account of multiple reflection of light from the mirrors। इन्होंने कहा, अब तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, हमने सिर्फ एक मिरर की बात की थी। हमने क्या किया था, हम बता रहे थे एक मिरर के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसमें रिफ्लेक्शन होएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ पे बनेगी, किस तरह की इमेज बनेगी, और क्या क्या चेंजेस हमें उस इमेज में देखने को मिलेंगे इन मिरर। ठीक, हमने बात कर ली कि जी मिरर हमें इमेज हमें कैसी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी। वर्चुअल मतलब उसे हम देख सकते हैं लेकिन किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। वो हमें लिटरली इन्वर्टेड मिलेगी। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब हमने देखा कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखती है, राइट है जो लेफ्ट दिखती है, मतलब इन्वर्टेड दिखती है, वो उल्टी दिखती है इमेज हमको। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमने उसमें देखी, लेकिन इन्होंने कहा वो तो बात थी सिंगल मिरर की, व्हेन वी आर यूजिंग सिंगल मिरर फॉर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हम मोर देन वन मिरर या टू मिरर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द रिफ्लेक्शन, तो उस केस में क्या होगा, किसी भी पॉइंट की जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। ठीक, और कितनी इमेजेस बनेंगी ये पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज द द टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस इज गिवन बाय n is equal to 360 degree upon theta minus 1, where if 360 upon theta is an even integer। कितनी इमेजेस बनेंगी, अगर आपका 360 अपॉन थीटा क्या है, इवन इंटीजर है, तो आपके पास n नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, एंड n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अब थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर को आपने कितने एंगल पे प्लेस किया है ना, मान लीजिए इस तरह है कोई या इस तरह है, तो कितने एंगल पे आपने उनको प्लेस किया है मिरर्स को, उनके बीच का जो एंगल होगा है ना, दैट इज कॉल्ड थीटा। इसी तरह अगर क्या है कि कितनी इमेजेस बनेंगी, इफ़ योर 360 अपॉन थीटा इज एन ओड इंटीजर देन द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 अपॉन थीटा। इसको कैलकुलेट करने के बाद जितनी वैल्यू आपकी आएगी उतनी ही आपकी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। तो यहाँ ओड और इवन के लिए आपको दो केसेस दिए गए हैं। इवन इंटीजर के केस में इट इज 360 अपॉन थीटा माइनस 1, एंड फॉर ओड इट इज 360 अपॉन थीटा। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, मान लीजिए कहते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर है और दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, लेट इट बी 60 डिग्री। तो इस केस में कितनी इमेजेस बनेंगी हमें पता करना है। तो n इक्वल्स टू 360, क्योंकि ये 60 डिग्री 360 अपॉन 60 कितना आ रहा है, इवन आ रहा है। इवन का मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये देखिए 360 अपॉन 60 कितना आ रहा है आपके पास, 6 6 36 दैट इज 6, और 6 आपका क्या है, इवन है। इवन का मतलब है कि आपके पास दिस माइनस 1 इमेजेस बनेंगी, दैट इज 6 माइनस 1, दैट इज 5 पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस आपको मिलेंगी ऑन अकाउंट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ड्यू टू द टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक, अब तक हम लोग प्लेन मिरर की बात कर रहे थे, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम सबसे पहले हमने बात करेंगे कि सफेरिकल सरफेसेस या सफेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। सफेरिकल मिरर का मतलब होता है कि जो इस तरह के सफेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी जहाँ पे रिफ्लेक्शन होनी होती है, इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास। मान लीजिए आपके पास एक ये होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास है, अगर मैं इसका सिर्फ इतना पोर्शन ले लूँ, मान लीजिए दिस, तो ये मुझे कर्व्ड मिलेगा। अगर मैं इसका इतना पोर्शन ले लूँ, अलग कर दूँ उसको, तो मुझे ये मिलेगा। तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो सकती है लाइट और यहाँ इस तरफ रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इस तरह के जो सरफेस होते हैं, क्योंकि जनरली अब तक हम किस चीज़ में डील कर रहे थे, हम लोग प्लेन मिरर में डील कर रहे थे, वो तो बिल्कुल प्लेन होता था, उसमें तो किस तरह की कर्व्ड सरफेस होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऐसे सरफेस की जो कर्व्ड दिखते हैं। कर्व्ड क्यों दिखते हैं, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास। इस होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास के अगर मैं दो टुकड़े कर लूँ, तो अगर आप ध्यान से देखें तो दो तरह के सरफेस मुझे ऑब्टेन होंगे। एक तो ये आउटर वल्जरिंग आउट सरफेस है, और एक इनर केव टाइप स्ट्रक्चर है, केव लाइक सरफेस है ना। तो इस तरह के जो सरफेसेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सरफेस। और इस तरह के जो मिरर्स होते हैं वो भी अवेलेबल हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उनसे भी रिफ्लेक्शन होती है, उन्हें हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अच्छा, तो अब इसी को अगर मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या है, देखिए कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर
इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कनकेव सरफेस। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, केव लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा अंदर को जा करके, तो इसीलिए इस तरह की शेप वाले मिरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और इनमें जो रिफ्लेक्शन होती है वो भी कहाँ होती है, कनकेव सरफेस के अंदर रिफ्लेक्शन होती है। इसका जो बैक सरफेस होता है वो क्या होता है, कोटेड होता है, ताकि जो लाइट है वो अंदर से निकल ना जाए, ट्रेवल ना कर जाए, दूसरे मीडियम में ना एंटर कर जाए, है ना, बिकॉज रिफ्लेक्शन मीन्स वी हैव टू डील विद इन द सेम मीडियम। ठीक, तो इसीलिए जो रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास ये कनकेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हम ये स्टडी करेंगे कि इसमें किस तरह की इमेज बनती है ना, और किस तरह से होता है, ये विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट। जो सेकंड हमारा कर्व सरफेस है वो किस तरह का होता है। अब क्या होता है, जो कनकेव वाला पोर्शन होता है, केव से लाइक पोर्शन होता है, उसको हम पॉलिश कर देते हैं, वहां नहीं हम लोग रिफ्लेक्शन कराएंगे, अब हम आउटर पोर्शन में रिफ्लेक्शन कराएंगे। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो वल्जरिंग आउट टाइप होता है। ठीक, तो इस तरह के सरफेस को, इस तरह के मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब इसमें कुछ आपके पास क्या है कि डेफिनेशन है, या कुछ लगा लीजिए आपके पास ऐसे इसके नाम है जो आपको पता होनी चाहिए। दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है स्फेरिकल मिरर के लिए, क्योंकि आगे हम इनकी क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन स्टडी करेंगे, उसके लिए आपको ये डिफरेंट पैरामीटर्स पता होने चाहिए। ठीक, तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास एक होलो स्फीयर होता है, अगर हम उसका एक पोर्शन तोड़ लें और उसको ले लें और उस मिरर को हम किसके लिए यूज करें, रिफ्लेक्शन के लिए यूज करें, तो हम कह देते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द पोर्शन टेकन बाय अस फ्रॉम द पार्ट ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल, हम कह देते हैं कि वो या तो कनकेव मिरर होगा या फिर क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। लेकिन अगर आप देखें तो ये बनने से पहले, इस स्फेरिकल मिरर के बनने से पहले ये कंप्लीट क्या था, एक स्फीयर था। और स्फीयर का क्या होता है, कोई सेंटर होता है, सर्कुलर ही तो होता है वो, तो उसका एक सेंटर भी होगा। अगर मैंने इसको आधा अलग कर भी दिया इस स्फेरिकल पार्ट को, तो भी वो सेंटर तो साथ ही रहेगा। उसी सेंटर को हमने क्या कहा है, इट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपके न्यूमेरिकल उसमें भी साथ रहेगा। न्यूमेरिकल करेंगे या इमेज फॉर्मेशन जब आप होगी, उस केस में भी हम इस पैरामीटर को साथ लेकर के चलेंगे, इट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर। ठीक, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ होलोस्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अगेन वही सेम चीज है, आपको पता है कि जो आपके ये स्फेरिकल पोर्शन है ये किसका पार्ट है, स्फेरिकल होलो स्फीयर का पार्ट है। और जब इन्हें अलग किया गया स्फीयर से तो कुछ चीजें इनके साथ ही आई हैं। सेंटर जो स्फीयर का था वही सेंटर इनका रहेगा, स्फेरिकल मिरर्स का। और जो रेडियस था, रेडियस कहाँ से कहाँ था, ये वाला पोर्शन पी से, ये जो रेडियस था, यहाँ भी जो ये पी सी है, दिस इज द रेडियस, तो ये आपका साथ ही रहेगा। तो ये भी क्या, इन स्फेरिकल मिरर में किसका काम करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल क्या होता है। पोल क्या होता है, आपके स्फेरिकल मिरर है, इनका जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं। ठीक, और जो प्रिंसिपल एक्सिस और जो आपकी आपकी क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर क्या होता है, पोर्शन ऑफ द मिरर from which the reflection of light actually takes place is known as the aperture of the mirror. like distance mm' है। देखिए अपर्चर में क्या होगा कि जितना पोर्शन हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है, अब आपका जो स्फेरिकल मिरर है वो इतना ही है, तो लाइट इतने ही पोर्शन से रिफ्लेक्ट होगी ना, इसके ऊपर या नीचे तो नहीं जाएगी। ऑफकोर्स वहां से तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट नीड टू बी स्ट्राइक बाय सम सॉलिड प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस सॉरी। तो इसी तरह जो आपका mm' है इज द टोटल पोर्शन अवेलेबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर। तो ये चीजें होपफुली आपको क्लियर होगी होंगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल किसको हमने बोला है ना, उसके बाद हमने अपर्चर किसको बोला है। तो ये सब चीजें, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं दैट यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, एंड देन हम लोग बात करते हैं आगे, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है या फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर क्या होती है। ठीक, फोकल लेंथ, अब आपको पता है सबसे पहले आपका कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव केव की शेप में होता है, इस शेप में आपका होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर।
और इसमें जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमेशा इनर पोर्शन के अंदर रिफ्लेक्शन होती है, और जो बाहर होता है आउटर कोटिंग हमेशा पेंटेड होती है, सो दैट जो आपकी लाइट है वो बाहर ट्रेवल ना करे और विद इन द सरफेस रह करके वो रिफ्लेक्शन जो भी है अपनी वो करे। ठीक, तो अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इन्होंने कहा था प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converges after reflection from the concave mirror। देखिए कनकेव मिरर की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी क्यों कहते हैं। इसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, कहते हैं कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट को जो पैरेलल होती है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, जब इसे स्ट्राइक करती है वो कन्वर्ज हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं, कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे मिलती हैं। तो इसलिए इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण हम कनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। इन्होंने कहा कि मान लीजिए आपने एक कोई भी कनकेव मिरर लिया, ठीक, और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस थी कनकेव मिरर की, दिस पी इज द पोल, एम डैश इज द अपर्चर ऑफ द मिरर, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। देखिए अब ये जितनी भी रेज आ रही हैं, दीज ऑल रेज आर इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, नाउ व्हेन दीज पैरेलल रेज आर स्ट्राइकिंग द कर्व सरफेस ऑफ अ concave mirror, on striking these rays are actually converging to meet at a point that is focus। ये सभी रेज क्या करेंगी, मिरर से स्ट्राइक करने, कनकेव मिरर से स्ट्राइक होने के बाद एक पॉइंट पर जाकर के इकट्ठी हो जाएंगी और वहां जाकर के एक्चुअली मीट करेंगी। उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोला है, फोकस, या हम कह सकते हैं दैट इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर द कनकेव मिरर। सो और क्या चीज़ें होती है कनकेव मिरर के बारे में ही, इन कनकेव मिरर सिल्स ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली पास थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, देयरफॉर कनकेव मिरर हैज़ अ रियल फोकस। यहाँ हमने बैक एक्सटेंड करके फोकस पे नहीं मिलाया है रेज को, रेज खुद गई पैरेलल जो थी रेज, लाइट रेज, वो खुद स्ट्राइक हुई कनकेव मिरर से, और स्ट्राइक होने के बाद वो एक्चुअली फोकस पे आकर के मीट की। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कनकेव मिरर का फोकस होता है वो रियल फोकस होता है। अच्छा, अब रियल फोकस या अनरियल फोकस हम क्यों कह रहे हैं, ये जब आप दूसरा केस करेंगे ना कन्वेक्स मिरर का, आपको क्लियर हो जाएगी कि वहां जो सी रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग एट द फोकस, वी आर बैक एक्सटेंडिंग देम टू मीट एट द फोकस। ठीक है, दैट इज वाई उस केस में जो फोकस होता है आपका वो रियल फोकस नहीं होता। ठीक, और जो इसका फोकस है कनकेव मिरर का, इट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एज यू हैव सीन इन द डायग्राम। अब बात आती है फोकस का, आपको प्रिंसिपल फोकस आपको पता लग गया क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। देखिए जब आपने ये पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे मीट किया और उस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल फोकस, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस प्रिंसिपल और इस फोकस के जो बीच का डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड दैट ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, इट इज नोन एज द फोकल लेंथ। ठीक, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है इन योर न्यूमेरिकल एंड एवरीथिंग। अब इसी तरह हम लोग बात करेंगे, अभी हमने जो पैरेलल रेज स्ट्राइक कराई थी वो कहाँ कराई थी, कनकेव सरफेस के ऊपर कराई थी, और उसके बाद वो कन्वर्ज होकर के मीट की थी एक पॉइंट पे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो अब हमारा जो इनर पोर्शन है, कनकेव वाला पोर्शन है, उसे हमने पॉलिश्ड किया हुआ है, और जो आउटर पोर्शन है जिसे हम लोग कन्वेक्स सरफेस बोलते हैं, किसका, कन्वेक्स मिरर का, वहाँ पे अब हम अपनी जो रेज है लाइट की वो स्ट्राइक कराएंगे, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसमें वो कौन सा होता है, ये वाला होता है, आउटर सरफेस होता है। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने डिफरेंट पैरेलल रेज, दोज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट, इसके पैरेलल आपने कुछ लाइट रेज स्ट्राइक कराई, किसके ऊपर स्ट्राइक कराई, इस मिरर सरफेस के ऊपर, दैट इज एम डैश। ऑन स्ट्राइकिंग आपने देखा कि जो रेज थी, डिफरेंट रेज, वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी, अपने पाथ से डाइवर्ज हो गई। ठीक, तो इसमें क्या है, ये डाइवर्ज होगी, एक्चुअली ये किसी फोकस पे आकर के मीट नहीं की, लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस को बैक एक्सटेंड करते हैं और इन सभी रेज को बैक एक्सटेंड करके एक पॉइंट पर ले जाकर मीट करवाते हैं, तो वो हमें क्या मिलता है, हमारा प्रिंसिपल फोकस मिलता है। तो इस केस के अंदर अगर आप देखेंगे, लास्ट केस में आपका प्रिंसिपल फोकस क्या था, रियल था, एक्चुअल था, लेकिन इस केस के अंदर जो आपका प्रिंसिपल फोकस है वो रियल नहीं है। ठीक, तो इस केस के अंदर आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, वो वर्चुअल फोकस है। ठीक, अगर हम इसके बारे में पढ़ें, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस
appears to diverge after being reflected from the convex mirror. ठीक, तो कन्वेक्स मिरर हैज़ अ वर्चुअल फोकस, आपने देख ही लिया वर्चुअल फोकस है क्योंकि एक्चुअली तो रेज कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, उसमें तो रेज एक्चुअली स्ट्राइक करने के बाद कन्वर्ज हो रही थी और फोकस पे मीट कर रही थी, तो इसीलिए उस केस में जो फोकस था वो क्या था, एक्चुअल फोकस था, रियल फोकस था। लेकिन यहाँ क्या है, जो लाइट रेज हैं ऑन स्ट्राइकिंग द कन्वेक्स सरफेस वो कन्वर्ज होने की बजाय डाइवर्ज हो रही हैं, और हम उन्हें ज़बरदस्ती कह सकते हैं कि मीट करा रहे हैं, बैक एक्सटेंड करके एट द बैक ऑफ द मिरर वो प्रेजेंट है, फोकस जो सा है वो हम बैक एक्सटेंड करा के वहाँ मीट करा रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि एक वर्चुअल फोकस हमें एट द बैक ऑफ द मिरर ऑब्टेन हुआ है। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन द कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। ठीक, तो यहाँ जो फोकस होता है कन्वेक्स मिरर का वो कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। और हमारे पास एक जो रिलेशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट कम्स आउट टू बी एफ इज इक्वल्स टू आर बाय 2। ये जो सी है, ये जो रिलेशन है हमें न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज होगा, दैट इज फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अब हमारे पास क्या है, इमेज फॉर्मेशन पे हम आगे चलते हैं कि कनकेव मिरर में किस तरह की इमेजेस बनती हैं, कन्वेक्स मिरर में किस तरह की इमेजेस बनती हैं। मुझे लगता है आज के लिए वी आर डन विद द वीडियो, बिकॉज अगर मैं इमेज फॉर्मेशन भी इसके अंदर डालती हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको ना थोड़ा ग्रेस्प करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो में मैंने जो पैरामीटर्स आपको बताए हैं, चाहे वो प्लेन मिरर के हों, स्फेरिकल मिरर के हों, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप ग्रेस्प कर लें। बच्चों को इसी में बड़े डाउट रहते हैं कि ये आर कहाँ से आया, ये सी कहाँ से आया, ये क्या हो रहा है। तो अगर आप उस चीज़ को क्लियर कर लें, उसके बाद हम लोग कहाँ मूव करते हैं, इमेज फॉर्मेशन में मूव करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। So we are done with the video today. I'm gonna stop here. Thank you so much for watching this video. If you have any sort of question, query, or any kind of difficulty in this lecture, you may ask me the question in the comment box given below, and don't forget to subscribe my channel.